एवरीवन, श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 15वां अध्याय जो कि है बिजनेस फाइनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त, जिसके बारे में अपन लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो व्यावसायिक वित्त से आशय ऐसे वित्त से होता है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं या व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो हम वित्त का नियंत्रण और उसका उपयोग करते हैं वही व्यावसायिक वित्त कहलाता है। इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या महत्व था, उनके बारे में अपन लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। आज अपन को जानना है कि व्यावसायिक वित्त के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि व्यावसायिक वित्त के 3 प्रकार होते हैं, एक अवधि के आधार पर, दूसरा विनियोग के आधार पर और तीसरा स्रोत के आधार पर। अब अवधि के आधार पर कौन कौन से व्यावसायिक वित्त होते हैं उनके बारे में कल अपन ने थोड़ा शॉर्ट में जाना था। आज अपन जानते हैं अवधि आधारित जो व्यावसायिक वित्त के प्रकार होते हैं और जो विनियोग आधारित होते हैं। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि अवधि आधारित व्यावसायिक वित्त कौन से होते हैं। तो अवधि आधारित यानी कि अवधि यानी होता है समय के आधार पर। तो समय के आधार पर जो व्यावसायिक वित्त होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा अल्पकालीन। तो दीर्घकालीन व्यावसायिक वित्त से आशय उस वित्त से होता है जो दीर्घ काल तक के लिए व्यवसायों में विनियोजित रहता है। जैसे कि अपन देखें कि किसी भी व्यवसाय में अपन को स्टार्टिंग ही करना पड़ता है तो इनिशियली अपन को भवन चाहिए, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो इन चीज़ों में लगी हुई जो पूंजी होती है वह दीर्घकालीन वित्त से ही पूरी की जा सकती है। दूसरी चीज़, इन चीज़ों में जो पूंजी लगी हुई रहती है वो दीर्घ काल तक हमारी उन चीज़ों में इन्वेस्ट रहती है। अपन हाल ही कोई प्लांट को बेच दें या मशीनरी को बेच दें, ऐसी चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो दीर्घकालीन आधारित वित्त में जो पूंजी लगी हुई रहती है वह 5 वर्ष तक के लिए इन्वेस्ट रहती है। दूसरा होता है हमारा मध्यकालीन वित्त। तो मध्यकालीन वित्त व्यावसायिक वित्त से आशय उस वित्त से होता है जिसके अंतर्गत पूंजी 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट रहती है। दीर्घकाल में रहती है 5 साल से ज़्यादा के लिए और मध्यकाल में रहती है 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए। तो इसमें जैसे अपनी कार्यशील पूंजी आती है दिन प्रतिदिन के व्ययों का भुगतान करने से रिलेटेड, और जो हमारी मशीनरी रहती है अगर वो खराब हो गई हैं उनको सही करवाना है, तो इसमें जो हमें वित्त की आवश्यकता होती है वह मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकता होती है। तीसरा अपन देखते हैं अल्पकालीन वित्तीय व्यावसायिक वित्त। तो इसकी जो अवधि होती है वह केवल 1 वर्ष तक के लिए होती है, यानी कि ऐसा वित्त जो केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, वह हमारा कहलाता है अल्पकालीन व्यावसायिक वित्त। अब जैसे कि दिन प्रतिदिन की हमें रोकड़ की आवश्यकता होती है या फिर हमें देनदारों का भुगतान करना है, स्टॉक खत्म हो गया है तो हमें वो क्रय करना है, उधार माल बेचना है, तो इस प्रकार के वित्त की आवश्यकता हमें निरंतर व्यवसाय में बनी रहती है। इस प्रकार ये हो गए हमारे अवधि आधारित व्यावसायिक वित्त। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि विनियोग आधारित व्यावसायिक वित्त कौन से होते हैं। तो विनियोग आधारित जो व्यावसायिक वित्त हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्थायी और दूसरा होता है हमारा कार्यशील। तो स्थायी जो हमारा विनियोग आधारित व्यावसायिक वित्त है वो दीर्घकाल से संबंधित रहता है और हमारी स्थायी संपत्तियों से संबंधित रहता है, जबकि जो कार्यशील व्यावसायिक वित्त होता है वह अल्पकालीन समय से संबंधित रहता है। साथ ही साथ इसका संबंध होता है हमारे जो दिन प्रतिदिन के व्यय हैं, हमें दिन प्रतिदिन रोकड़ की आवश्यकता होती है, उनसे संबंधित रहता है। अभी अपन जानते हैं इनको डिटेल में। अब अपन जानते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होता है। तो अब अपन देखते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होता है, इसके बारे में कौन कौन सी जानकारी होती है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें लगी हुई रहती हैं। तो स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जो कि किसी भी व्यवसाय में स्थायी रूप से लगी हुई रहती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि व्यवसाय में भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन सारी चीज़ों में लगी हुई जो पूंजी होती है वो हमारी स्थायी पूंजी कहलाती है। अब जब स्थायी पूंजी की जो हम प्राप्ति करते हैं वो दीर्घकालीन स्रोतों से कर सकते हैं और की भी उन्हीं स्रोतों से जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, स्थायी पूंजी है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि स्थायी पूंजी की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है भवन, प्लांट, मशीनरी में विनियोजित पूंजी। तो अभी जैसे अपन ने इसकी डेफिनेशन में जाना कि स्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जो स्थायी रूप से दीर्घकाल तक के लिए व्यवसाय में लगी हुई रहती है। तो भवन, प्लांट, मशीनरी जो कि हमारी स्थायी संपत्तियां रहती हैं, क्योंकि इनको लगाने में या उनको किसी व्यवसाय में लाने में बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, इसीलिए यह उसकी पहली विशेषता है। दूसरा है स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो सीधी सी बात है, स्थायी पूंजी का मतलब ये होता है जो कि किसी भी व्यवसाय में स्थायी रूप से विनियोजित रहती हैं। अब हमारा भवन हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, तो वो स्थायी रूप से एक व्यवसाय में होते हैं क्योंकि ये होते हैं हमारे व्यवसाय की आधारशिला। अगर अपन चाहें कि कोई खुले मैदान में जाकर और व्यवसाय चालू कर लें तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हमें प्रॉफिट बहुत हायर हो।
अगर हमारे पास भवन है, प्लांट है, मशीनरी है और हम प्रॉपर तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं तो उससे हमारी स्थायी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दीर्घकाल में हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा होता है दीर्घकालीन प्रवृत्ति। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर आप मान लीजिए आप कोई भवन ले रहे हैं तो आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि आज आपने कोई प्लांट भवन खरीद लिया और नेक्स्ट मंथ आप उसको सेल कर देंगे। तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, दीर्घकाल की होती है कि ऐसी पूंजी जो इन संपत्तियों में विनियोजित रहती है उसका उपयोग हम दीर्घकाल तक के लिए करते हैं, उसको हाल ही हाल हम उसका विक्रय नहीं कर सकते हैं। समापन पर ही शोधन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्थायी संपत्तियां रहती हैं वो स्थायी रूप से व्यवसाय में विनियोजित रहती हैं। अगर आप चाहें कि किसी व्यवसाय को करने के बीच में ही भवन, प्लांट, मशीनरी ये सारी चीज़ें बेच दें तो ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और संभव भी नहीं माना जाता है। जब आप कोई व्यवसाय समाप्त करते हैं या आप चाहते हैं कि आप वो व्यवसाय नहीं करें तब आपको क्या होता है, स्थायी संपत्तियां ही बेची जा सकती हैं। तो समापन पर ही आपको इन संपत्तियों का शोधन किया जाता है। तो इस प्रकार ये हुई हमारी स्थायी पूंजी की विशेषताएं। अब अपन देखते हैं कि स्थायी जो हमारी पूंजी होती है उसका महत्व क्या है। सबसे पहला होता है इसके बिना स्थापना संभव नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कपड़े का व्यवसाय आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दुकान भी लेनी पड़ेगी, दुकान को फर्नीचर भी कराना पड़ेगा, मान लीजिए प्रोडक्शन करते हैं तो मशीनरी भी लेनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, आपकी वो कपड़े की दुकान है वो चालू की जाएगी। नहीं तो आपने देखा होगा फुटपाथ पर बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े बेचते रहते हैं, तो एक उनका तरीका भी होता है वो व्यवसाय करने का। लेकिन आपको अगर अच्छे तरीके से व्यवसाय करना है, लाभ प्राप्त करना है, तो आपको अपने व्यवसाय में स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो स्थायी पूंजी के बिना किसी भी व्यवसाय की स्थापना करना संभव नहीं होता है। दूसरा होता है विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए। अगर अब आप चाहते हैं कि आपको अपने व्यवसाय को बहुत अत्यधिक बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें स्थायी पूंजी की आवश्यकता बढ़ेगी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपको जहाँ पर आप व्यवसाय कर रहे हैं आपको शॉप की जो साइज़ है, दुकान है वो बढ़ाना है, तो उसमें भी आपको स्थायी पूंजी लगेगी। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना है तो मशीनरी ज़्यादा से ज़्यादा लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात होती है आधुनिकीकरण करने के लिए, यानी कि जो मशीनरी आपने अपने व्यवसाय में लगा रखी है उनसे मान लीजिए प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको वो मशीनरी क्या करनी पड़ेगी, चेंज भी करनी पड़ेगी। तो विस्तार और आधुनिकीकरण दोनों के लिए हमें स्थायी पूंजी की जरूरत पड़ती है। तीसरा होता है ख्याति बढ़ाने में सहायक। अब अपन नॉर्मली देख सकते हैं ऐसे व्यवसाय जिनमें स्थायी संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में है, यानी कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, भवन है, प्लांट है, मशीनरी है, यानी कि सभी चीज़ें उनकी पर्याप्त मात्रा में आपके पास हैं, तो कुल मिलाकर उस व्यवसाय की जो गुडविल है, ख्याति है, वो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी, अर्थात बढ़ जाएगी। चौथा होता है ऋण प्राप्ति में सुविधा। ये तो आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए आपके पास भवन है, मशीनरी है, व्हीकल है, सारी चीज़ें हैं, अब आपको लोन लेने की आवश्यकता है तो आपको बैंक आसानी से लोन दे सकती है, ये देखकर कि आपके पास प्रॉपर्टी पर्याप्त मात्रा में है। वैसे ही व्यवसाय में होता है, आपके पास भवन, प्लांट, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ऋण मिलने में आसानी हो जाती है, अर्थात सुविधा हो जाती है। तो इस प्रकार ये हुआ हमारा स्थायी पूंजी का महत्व। अब अपन देखते हैं स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, अर्थात एक व्यवसाय में कितनी स्थायी पूंजी लगेगी वो किन बातों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला होता है व्यवसाय की प्रकृति। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी आप 12th में भी पढ़ेंगे और अभी अपन देखते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें अपन, जैसे बड़े बड़े उद्योग हैं, जैसे लोहे इस्पात उद्योग हुआ, जिनमें अपन मशीनरी द्वारा ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। बजाय इसके ऐसे उद्योग जो श्रम प्रधान है, मजदूरों के द्वारा काम होता है, वहाँ पर स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगेगी। दूसरी चीज़ होती है व्यवसाय का आकार। तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति है बड़े से बड़ा व्यवसाय करना चाहता है तो स्थायी पूंजी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। इसके बजाय एक ऐसा व्यक्ति जो छोटे आकार में व्यवसाय करना चाहता है उसको स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगेगी। तीसरा देखते हैं उत्पादन की विधि। तो उत्पादन की विधि का मतलब ये होता है, वही अपन ने जो प्रकृति में पढ़ा कि ऐसा मतलब कि विधियों में मशीनरी का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब मशीनरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, तो अब उनमें जो पैसा इन्वेस्ट रहता है, अर्थात स्थायी पूंजी इन्वेस्ट रहती है, तो हमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसे व्यवसाय जहाँ पर मजदूरों के द्वारा काम कराया जा सकता है, श्रम प्रधान कार्य है, हाथों से अपन काम कर सकते हैं, वहाँ पर स्थायी पूंजी की मात्रा कम लगती है। लास्ट है हमारा स्थायी संपत्ति की मात्रा।
एक ऐसा व्यवसाय जिनमें स्थायी पूंजी संपत्ति बहुत अधिक मात्रा में है, भवन बहुत बड़ी साइज का है या एक दो भवन है, मशीनरी बहुत ज़्यादा मात्रा में है, फर्नीचर उसमें बहुत अच्छा है, तो सीधी सी बात है स्थायी पूंजी ज़्यादा लगेगी। इसके अलावा ऐसा व्यवसाय जिसमें भवन की साइज कम है, मशीनरी ज़्यादा यूज नहीं होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्थायी पूंजी की मात्रा बहुत कम लगती है। अब अपन आगे जानते हैं कार्यशील पूंजी के बारे में। अब अपन देखते हैं कि विनियोग आधारित जो व्यावसायिक वित्त रहता है उसका दूसरा प्रकार होता है कार्यशील पूंजी। तो वो क्या होता है, तो कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी से होता है जो कि किसी भी व्यवसाय में दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए यूज की जाती है। तो ऐसी पूंजी जो होती है वह व्यवसाय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी व्यवसाय में क्या होता है, हम उधार माल का विक्रय कर देते हैं तो हमें फिर अपने पास नकद रूप में पैसा रखना पड़ता है। उधार माल की अपन ने बिक्री कर ली या फिर उधार माल का अपन ने क्रय कर दिया, या फिर है ना क्या होता है, कभी कभी कच्चा माल खत्म हो जाता है तो अपन को रोकड़ की आवश्यकता होती है, लाइट का बिल देना है, मजदूरों का बिल देना है। तो कुल मिलाकर जो कार्यशील पूंजी होती है वह किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत जो हमारे दिन प्रतिदिन के खर्चे होते हैं, दिन प्रतिदिन के व्ययों का अपन को संचालन करना पड़ता है, उस पूंजी को हम कहते हैं कि वो क्या है, कार्यशील पूंजी। अब अकाउंट की भाषा में कहें तो चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, तो वो अपन को कार्यशील पूंजी की प्राप्ति हो जाती है, जिसके बारे में आप डिटेल में अकाउंट में पढ़ेंगे। तो आज अपन ने जाना व्यावसायिक वित्त के प्रकार, जिसमें अपन ने विनियोग आधारित व्यावसायिक वित्त अर्थात स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के बारे में जाना, और अवधि आधारित व्यावसायिक वित्त अर्थात दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त के बारे में जाना। कार्यशील पूंजी के बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जब तक आप इसके बारे में घर पर ही रीड करिए। थैंक यू।